chapter number 7 today, conservation of plants and animals. So in first part we have already studied about what is the sanctuary, national parks, bioreserves, and we have also studied कि किस प्रकार से जो फॉरेस्ट हैं वो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं और किस प्रकार से उनके काटने से, डिफॉरेस्टेशन से हमको नुकसान होता है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो शुरू करने जा रहे हैं फ्लोरा एंड फौना से। As the children walk around the bioreserve, they appreciate the green wealth of the forest. They are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. Suddenly, Paheli finds a rabbit and wants to catch it. She starts running after it. Professor Ahmed stops her. He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. Madhavji explains that some animals and plants typically belong to a particular area. The plants and animals found in a particular area are termed as flora and fauna respectively of that area. तो फ्लोरा और फौना क्या है, यहाँ पर हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फौना। तो जब ये लोग बायो रिजर्व में गए बच्चों के साथ, जैसे कि हमने देखा कि कल भी इसमें 2 कैरेक्टर्स थे, पहेली और बूझो और बाकी बच्चे। तो जब ये लोग जाते हैं वहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर, रिजर्व के अंदर, बायो रिजर्व के अंदर, तो वहाँ पर देखते हैं कि चारों तरफ हरियाली है और चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे टीक एक वृक्ष का नाम, एक पेड़ रहता है जिसको टीक ट्री कहा जाता है। तो एक पेड़ था। तो ये सब हरियाली देखकर बच्चे बहुत खुश हुए और उनको बहुत ही मजा आया देखकर। तभी पहेली के सामने से एक रैबिट भाग कर गया और पहेली उसके पीछे भागी ताकि उसको पकड़ सके। लेकिन प्रोफेसर अहमद ने उनको रोका, कहा कि पहेली रुको, तुम इसको मत पकड़ो, क्योंकि जानवर जो रहते हैं वो अपने एरिया के अंदर अपनी मर्जी से घूमते रहें, अपने समझने की विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस वो घूमते रहें, तो इसमें ही उनको खुशी मिलती है, वो इसी में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। और माधव जी भी उनको बताते हैं कि एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो जो किसी पर्टिकुलर एरिया से जो बिलोंग करते हैं उन्हीं को कहा जाता है फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। तो कुल मिला के हमने समझा यहाँ पर कि फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है किसी भी एरिया के अंदर रहने वाले पशु पक्षी और वहां पर जो पेड़ पौधे हैं वो सब। तो यानी कि किसी भी जगह के जो पेड़ पौधे पशु पक्षी जो हैं एक पर्टिकुलर जगह पर उनको कहा जाता है फ्लोरा एंड फौना ऑफ दैट एरिया। उनको हम कह सकते हैं उस एरिया के फ्लोरा एंड फौना। Then after this we'll be going to endemic species। अब ये तो हमने फ्लोरा एंड फौना के बारे में देख लिया कि क्या कहते हैं, किसको कहते हैं हम लोग। Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. The squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. Madhavji shows sal and wild mango as 2 examples of endemic flora of the Panchmari Bioreserve. अब यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज के बारे में बताया गया है। जब बच्चे गुजर रहे थे उस जंगल में से, उस बायो रिजर्व में से, तो उनके सामने एक स्क्विरल आती है जो कि बहुत बड़ी होती है साइज में। एक्चुअल में हम जब स्क्विरल को देखते हैं तो स्क्विरल तो बहुत छोटी रहती है। ये देखिए, ये है स्क्विरल जिसकी पूंछ काफी लंबी बताई गई है। ये पेड़ के ऊपर देख सकते हैं आप पिक्चर के अंदर। तो जो एक स्क्विरल देखने को मिलती है इनको, एक गिलहरी जिसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। अब बच्चे जानना चाहते हैं कि ये कौन सा प्राणी है। दिखने में तो ये लग रही है स्क्विरल जैसी, बट तो काफी बड़ी है। तो वो जो उनके टीचर्स थे, उनके साथ जो गाइड थे माधव जी, वो बताते हैं कि ये जायंट स्क्विरल है और ये इसी एरिया के अंदर पाई जाती है, इसीलिए इसको एंडेमिक स्पीशीज कहा जाता है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है एंडेमिक स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज का मतलब होता है पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षियों की ऐसी प्रजाति जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती है। क्लियर? एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही पाई जाती है। जैसे कि आप बात करें अगर नॉर्मल किसी भी पक्षी की, देखिए चिड़िया जो स्पैरो जो हमारे घरों में नॉर्मली हम देखते हैं स्पैरो, वो आपको पूरे देश के अंदर, पूरे भारत के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है। अब आप घोड़े देख लीजिए, घोड़े भी आपको पूरे विश्व के अंदर देखने को मिलेंगे। लेकिन भालू आपको
पॉलर बियर की बात करें वो आपको एक पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलेगा, दूसरे भालू हैं वो भी एक पर्टिकुलर जगह पर देखने को मिलेंगे। टाइगर की बात करें, अब टाइगर जो है पूरे एशिया के अंदर सिर्फ हमें गुजरात गिर फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। तो ऐसे एनिमल्स या ऐसे प्लांट्स जो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर जोन के अंदर, एक पर्टिकुलर स्टेट या कंट्री के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज। फिर माधव जी उनको दो और प्लांट्स के बारे में बताते हैं, जो है साल और वाइल्ड मैंगो, जो कि पंचमरी बायो रिजर्व में ही पाए जाते हैं। आगे है बाइसन, इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। प्रोफेसर अहमद explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence। अब यहाँ पर कुछ और जो एंडेमिक स्पीशीज के बारे में बताया वो है बाइसन, जंगली भैंसा होता है उसको बाइसन कहा जाता है, जंगली भैंसा, देन इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी एंडेमिक फौना है उस एरिया के। लेकिन प्रोफेसर अहमद उनको ये भी बताते हैं कि उनके हैबिटेट, यानी हैबिटेट मतलब होता है जगह जहां पर वो रहते हैं, उनके रहने का स्थान, तो जिस जगह पर वो रहते हैं उसके लिए खतरा उत्पन्न हुआ है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ने से उनको खतरा हो गया है। फिर नई नई स्पीशीज आ गई हैं जिससे उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको खतरा उत्पन्न हो गया है। अब हम स्पीशीज के बारे में कुछ बताया गया वो देख लेते हैं। Species is a group of population which are capable of interbreeding. This means that the member of species can reproduce fertile offspring only with a member of their own species and not with members of other species. Members of of a species have common characteristics. Species को हम बोलते हैं प्रजाति। तो यानी कि एक पर्टिकुलर प्रजाति, तो ऐसी प्रजाति जिससे हर एक उस प्रजाति का मेंबर जो है वो इंटरब्रीड कर सके। अब देखिए, जब हम देखते हैं कि कुत्ते जो हैं, डॉग्स, पपीज जो बोलते हैं, पपीज जो हैं उनको जन्म दिया जाएगा सिर्फ डॉग के द्वारा ही, कुत्ते ही जो हैं वही उनको जन्म दे पाएंगे। क्या घोड़ा जो है वो कुत्तों को जन्म दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। तो हम कह सकते हैं ऐसे प्राणी, ऐसी स्पीशीज, हम ऐसी पॉपुलेशन को बोलते हैं जो इंटरब्रीडिंग करके, यानी कि जो अपनी ही तरह के और बच्चे पैदा कर पाए, ठीक है, उनको हम कहते हैं स्पीशीज। तो एक पर्टिकुलर स्पीशीज मतलब उस तरह के सारे प्राणी जो अपनी तरह के और प्राणी पैदा करने में सक्षम हो, इनको हम स्पीशीज कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन्स दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इन जनरल is strictly prohibited and punishable by law in all such places. Wildlife sanctuaries like reserve forest provide protection and suitable living conditions to wild animals. He also tells them that people living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants and firewood. अब प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जैसे कि जो भी रिजर्व्ड एरिया को मारना, जानवरों को पकड़ना, ये सब बैन होता है, इसके ऊपर पनिशमेंट मिलती है अगर कोई ऐसा करे तो। लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, कुछ लोग जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर रहते हैं, उनको कुछ काम करने की परमिशन होती है, जैसे कि ग्रेजिंग। उनके पास जो पशु पक्षी होते हैं, जानवर होते हैं ना, जंगल में रहने वाले लोगों के पास गाय, भैंसे, बकरियां, भेड़ें, उनको चरा सकते हैं वो सेंचुरी के अंदर। वहाँ से वो मेडिसिनल प्लांट्स को इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा फायरवुड यानी कि जलाने के लिए लकड़ी की भी वो इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये परमिशन उनको रहती है। It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. Children are reminded of their visit to the zoo. They recall that zoos are also places where animals receive protection. अब यहाँ पर बताया गया है कि ये बड़ी शर्म की बात है, बड़ी दयनीय स्थित बात है कि लोग जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को भी काटने लगे, अपने फायदे के लिए वो फॉरेस्ट को भी डिस्ट्रॉय करने लगे हैं। बच्चे जो हैं वो जू में गए थे तो वो याद करते हैं कि जू में हम गए थे तो जू में भी तो एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए सेंचुरी के अंदर एनिमल प्रोटेक्टेड हैं, तो बच्चे कह रहे हैं जू में भी तो प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन जू के अंदर उनका जो माहौल होता है वो कंफर्टेबल नहीं रहता है। आप सोचिए कि आप घर के अंदर आपके पास एक रूम है भले रहने के लिए, लेकिन आप उसमें बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि वो फ्री हैं, कभी भी आप बाहर जा सकते हो, कभी अंदर आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन एक पिंजरे के अंदर अगर आपको बंद कर दिया जाए या एक बड़े महल के अंदर आपको बंद कर दिया जाए, बहुत बड़ा महल हो, तो उस महल के अंदर आपको बाहर जाने की आज़ादी नहीं है। आप अंदर अंदर जल्द ही आपको फील होगा कि आपकी आज़ादी आपसे छीन ली गई है। इसी प्रकार जो जू के अंदर रहने वाले पशु पक्षी हैं उनसे उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, इसलिए वो वहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। हमें लगता है कि वो वहाँ कंफर्टेबल है, ऑल्दो प्रोटेक्टेड तो है वहाँ पर, उनकी मतलब रक्षा की जाती है वहाँ पर, उनको कोई भी
दिक्कत नहीं होने, लेकिन उनकी आज़ादी उनसे छिन जाती है, नेचुरल हैबिटेट, उनका घर जो होता है वो उनसे छिन जाता है, इसलिए वो वहाँ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। आगे है नेशनल पार्क। अब नेशनल पार्क के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। बच्चे जब आगे जा रहे थे तो एक जगह पर उनको लिखा हुआ मिला सतपुरा नेशनल पार्क। Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystems. They preserve flora, fauna, landscape and historic objects of an area. Satpura National Park is the first reserve forest of India. The finest Indian teak is found in this forest. There are more than 100 in national parks in India. अब बच्चों ने देखा नेशनल पार्क तो वो काफ़ी उत्साहित हो गए नेशनल पार्क जाने के लिए। तो जब वो अंदर जाते हैं तो इनके जो गाइड थे माधव जी, वो इनको बताते हैं कि नेशनल पार्क जो होते हैं बहुत ही बड़े एरियाज होते हैं, बहुत लंबी जगह पर फैले होते हैं, और यहाँ पर फ्लोरा फौना, जैसे कि मैंने बताया पेड़ पौधे और पशु पक्षी, इनको हम फ्लोरा फौना कहते हैं, ये इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाता है। लैंडस्केप को भी, लैंडस्केप मतलब जैसे वहाँ पर पहाड़ हैं, झरने हैं, नदियाँ हैं, वो भी वहाँ पे प्रोटेक्टेड रहती हैं। और हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट, कि अगर हमारी हिस्ट्री से जुड़ी कोई चीज़ें अगर उस एरिया में आती हैं तो वो भी यहाँ प्रोटेक्टेड रहती हैं। सतपुरा नेशनल पार्क की बात की जाए तो ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है इंडिया का, ये आपको याद रखना है। फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया इज सतपुरा नेशनल पार्क। इसके अंदर बहुत ही अच्छी किस्म के टीक मिलती है हमको। टीक मतलब एक लकड़ी है जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं, बहुत सारे अन्य कामों में भी लिया जाता है। इसका उपयोग रेलवेज में भी किया जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लकड़ी मानी जाती है। तो ये लकड़ी यहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है और लगभग भारत के अंदर 100 से ज्यादा नेशनल पार्क्स हैं। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve. आगे उनको एक और बोर्ड मिलता है जिसपे लिखा है सतपुरा टाइगर रिजर्व। Madhavji explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. अब आगे लिखा हुआ है सतपुरा टाइगर रिजर्व। तो माधव जी इनको बताते हैं कि भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, क्योंकि एक समय था, आपको पता है, जब अंग्रेज रूल कर रहे थे तो वो राजा महाराजा जो हमारे थे वो अपने शौक के लिए क्या करते थे, शिकार करते थे जानवरों का। तो ऐसे में शेर जो बाघ है उसका शिकार किया जाता था बहुत बार। तो किस प्रकार से इनकी गिनती जो थी धीरे धीरे खत्म होने लगी, कम होने लगी, और ऐसा समय आता कि बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाते। तो ऐसे में भारत सरकार ने कदम उठाया कि इनके जो शिकार पे रोक लगाई और इनको इस रिजर्व के अंदर एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसके मुताबिक टाइगर के शिकार पे टोटली बैन कर दिया गया और इनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक एरिया भी इनके लिए घोषित किया गया जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर आता है। यानी कि इनको एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर भी पाए जाते हैं उनकी गिनती की गई और उनके शिकार पे बिल्कुल बैन कर दिया गया। टाइगर, ये फिगर आप देख रहे हैं 7.4, दिस इज द टाइगर, द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, इज वन ऑफ द मेनी स्पीशीज व्हिच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट, but the Satpura Tiger Reserve is unique in the sense that significant increase in the population of tigers has been seen here. Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park. Animals whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as endangered animals. अब एक समय था जब टाइगर्स बहुत कम हो गए थे, लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व के अंदर इतने सारे टाइगर हैं कि इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ने लगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। इसके साथ साथ एक समय था जब इसके अंदर लायन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज और बारहसिंगा जैसे जानवर भी पाए जाते थे, लेकिन इनकी गिनती बहुत ही कम होती जा रही है। तो ऐसे जानवर जिनकी गिनती कम होती जाती है और ऐसा डर होता है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, यानी कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, इसका डर पैदा हो जाता है। तो ऐसे एनिमल्स जो खत्म होने की कगार पर आ जाते हैं उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। एंडेंजर्ड का मतलब जो समाप्त होने वाले हैं, जिनकी गिनती घट रही है जल्द से। Bujo is reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago. Survival of some animals has become difficult because of the disturbances in their natural habitat. Professor Ahmed tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. अब बच्चों को याद आता है कि भाई डायनासोर भी तो एक समय पे धरती पे रहते थे, लेकिन आज तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि खत्म हो चुके हैं धरती से। तो बच्चों को ऐसा फील होता है कि भाई जो
डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हैं नेचुरल हैबिटेट के अंदर, यानी कि जिस जगह पर ये रहते हैं जब उससे छेड़छाड़ की जाती है, वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है, तो ऐसे में ये जानवर जो है धीरे धीरे इनका जो रहना है वो दूभर हो जाता है और इनकी गिनती कम होने लगती है और ये अंत में आके बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। ऐसा ना हो इसके लिए नेशनल पार्क्स के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें कम की गई हैं, यानी कि बैन किया गया, जैसे कि ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स और कलेक्टिंग ऑफ फायरवुड्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स आर नॉट अलाउड। तो जिस प्रकार से सेंचुरी के अंदर जो चीज़ें अलाउड थी, यहाँ पर वो सब चीज़ें बैन हैं, यानी कि फायरवुड कलेक्ट करना, जानवरों को मारना, पकड़ना या फिर मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना, ये सब भी यहाँ पर बैन था। Madhav ji tells Paheli that small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem. By killing them, we are harming ourselves. They might be small in size, but their role in the ecosystem cannot be ignored. They form part of food chains and food webs, about which you learnt in class 7. माधव जी बताते हैं कि जानवर जो हैं, छोटे जानवरों के एक्सटेंट का मतलब होता है खत्म हो जाना, बिल्कुल ही खत्म हो जाना। तो छोटे जानवरों के खत्म होने का जो चांसेस है वो ज़्यादा है, उनके ऊपर खतरा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि बड़े जानवर तो चलो फिर भी अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेते हैं हम लोगों से, लेकिन छोटे जानवर, स्नेक्स की बात करें, फ्रॉग्स की बात कर लें, लिजार्ड, बैट्स, आउल्स वगैरह, इनको हम देखते ही तुरंत बड़ी निर्दयता से इनको मार देते हैं, तो जो कि बहुत ही गलत बात है। हमें ये रियलाइज़ करना होगा कि ये जो जानवर हैं ये हमारे इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, और अगर हम इनको मारेंगे तो फूड चेन और फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके बारे में हम 7th में पढ़ चुके हैं, व्हाट इज फूड चेन एंड फूड वेब। एन इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया अलॉन्ग विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास एटसेट्रा। एक इकोसिस्टम की बात की जाए, यहाँ पर इकोसिस्टम की भी डेफिनेशन दी गई है कि इकोसिस्टम हम किसको कह सकते हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरियाज भी आ गए हैं, फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स लाइक क्लाइमेट, सॉइल, रिवर्स, डेल्टास एटसेट्रा, ये सब मिलाकर हमारा इकोसिस्टम बनाते हैं। अब आगे है हमारे पास रेड डाटा बुक। कौन सी बुक है ये? रेड डाटा बुक। अब रेड डाटा बुक क्या है वो देख लेते हैं। प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन करते हैं, रेड डाटा बुक to the children. He tells them that Red Data Book is the source book which keeps record of all endangered animals and plants. Red Data Book is maintained internationally by an organization. India also maintains Red Data Book for plants and animals found in India. तो Red Data Book एक ऐसी किताब है, एक ऐसा एक तरह से एक लिस्ट रखना, एक डाटा रखना ऐसे जानवरों का जो खत्म होने की कगार पर है, यानी कि एंडेंजर्ड एनिमल्स जो कि खत्म होने वाले हैं वो कितने कम होते जा रहे हैं, इसकी जानकारी लेते रहना कि भाई जैसे अब 100 टाइगर बचे हैं तो वो सब चीज़ें हमारे पास अगर रिकॉर्ड होगा तो हम उनके ऊपर देखभाल करके उनके नंबर को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। तो रेड डाटा बुक जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक लेवल पर, दुनिया के लेवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है, लेकिन भारत भी रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है, जो भारत में पाए जाने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनकी गिनती करके। माइग्रेशन के बारे में जानेंगे भी। The excursion party then enters deeper into the forest under the guidance of Madhav ji. They sit near the Tawa reservoir to relax for some time. Paheli observes some of the birds near the river. Madhav ji tells the children that these are migratory birds. These birds have flown here from other parts of the world. Migratory birds fly to far away areas every year during a particular time because of climatic changes. They fly for laying eggs as the weather in their natural habitat becomes very cold and inhospitable. Birds who cover long distances to reach another land are known as migratory birds, as Paheli learned in class 7. तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब जब वो एक तावा रिजर्वेयर जो कि एक तालाब था उसके किनारे पे बैठ के, जब वो लोग उस डैम के किनारे पे बैठ के वो रेस्ट कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बहुत सारे पक्षी हैं वहाँ पर। तो माधव जी ने उनसे कहा कि जो पक्षी हैं दीज आर माइग्रेटरी बर्ड्स, क्योंकि ये दूसरे देशों से आते हैं, क्योंकि उनके देश के अंदर जब क्लाइमेट बहुत ही ठंडा हो जाता है, बहुत ही कोल्ड हो जाता है और इनहॉस्पिटेबल यानी कि उनके रहने लायक नहीं बचता है, तब ये पक्षी अपने अंडे देने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए इस वेदर में आ जाते हैं, इस एरिया में आ जाते हैं, इसीलिए इनको माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है।
आगे है रिसाइकलिंग के बारे में, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। प्रोफेसर अहमद ड्रॉज अटेंशन ऑफ द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ही टेल्स देम दैट इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। माधव जी डिफॉरेस्टेशन के बारे में और जानकारी देते हुए बताते हैं कि अगर आप 17 पूरे भरे पेड़ों को काटोगे तो 1 टन पेपर बनेगा, 17 पेड़ों को काटकर। Therefore we should save paper, इसलिए हमें पेपर की भी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। प्रोफेसर अहमद also tells that paper can be recycled 5 to 7 times for use। पेपर को हम 5 से 7 बार रिसाइकल कर सकते हैं दोबारा यूज करने के लिए। If each student saves at least 1 sheet of paper in a day, we can save many trees in a year। We should save, reuse and use paper and recycle it। By this we not only save trees but also save energy and water needed for manufacturing paper। Moreover, the amount of harmful chemicals used in paper making will also be reduced। माधव जी बताते हैं कि 17 पेड़ों को काटकर हम 1 टन पेपर बनाते हैं, तो अगर हर एक स्टूडेंट रोज का 1 पेपर भी बचाता है तो हम साल में सैकड़ों हजारों पेड़ों को कटने से रोक सकते हैं। और इसको रिसाइकल करके ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए और इस तरीके से हम 1 पेपर को कई बार यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको रिसाइकल नहीं करेंगे, यानी कि इसको बचाएंगे नहीं, तो क्या होगा, हम बहुत सारे केमिकल्स भी यूज़ होते हैं पेपर बनाने में, तो इन केमिकल्स का भी उपयोग कम हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद बात है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर रीफॉरेस्टेशन। प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट आंसर्स टू डिफॉरेस्टेशन इज रीफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों का काटना, इसका उत्तर है रीफॉरेस्टेशन कि अगर आप पेड़ों को काट रहे हैं तो और पेड़ लगाइए। Reforestation is restocking of destroyed forest by planting new trees। The planted trees should generally be of the same species which were found in that forest। We should plant at least as many trees as we cut। Reforestation can take place naturally also if the deforested area is left undisturbed, it is re-established itself। In natural deforestation there is no role of human beings। We have already caused tremendous damage to our forest। अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब दोबारा पेड़ पौधे लगाना। अब माधव जी बताते हैं, मिस्टर अहमद जो प्रोफेसर बताते हैं कि अगर हम पेड़ काटते हैं तो जितने पेड़ हम काटते हैं उतने ही दोबारा लगा दें और उसी स्पीशीज के, जो स्पीशीज के पेड़ उस जंगल में थे जो हमने काटे, उसी स्पीशीज के दूसरे पेड़ लगा दें। तो इस तरीके से हम पेड़ों को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं, जंगल को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं। अभी पेड़ जो है अपने आप भी उग जाते हैं, कभी कभी अपने आप उग जाते हैं वो नेचुरली, लेकिन हम लोग भी इसको उगा सकते हैं। If we have to retain our green wealth for future generations, plantation of more trees is the only option। तो अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशंस को एक हरा भरा जो ग्रह है हमारा पृथ्वी को देना चाहते हैं तो प्लांटेशन बहुत ही जरूरी है। अगर आप 10 पेड़ काटते, देखिए हम अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल नहीं कर सकते। देखिए अभी हमें जो लकड़ियाँ घर में फर्नीचर बनाना है वो तो बनाना ही है भाई, लकड़ी महंगी हो जाए सस्ती हो जाए, बड़े बड़े लोग तो बनाने ही वाले हैं और आम आदमी बनाएगा वो, लेकिन हम इसको अपने ग्रह के लिए एक अच्छे सोर्स के तौर पर देख सकते हैं और इसको बचाने के लिए हम चलिए काटेंगे जरूर, लेकिन उतना ही और लगा दीजिए, रिफॉरेस्टेशन कर दीजिए, तो इससे तो बैलेंस हो जाएगा। प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट इन इंडिया वी हैव द फॉरेस्ट एक्ट। दिस एक्ट इज एम्ड एट प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। अब हमारे भारत के अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बनाया गया जो कि हमारे जंगलों को, नेचुरल हैबिटेट को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। और आम लोग जो कि जंगलों के पास में रहते हैं, जंगलों के अंदर रहते हैं, उनकी ज़रूरतें भी पूरी हो सकें। ऐसा नहीं है कि हम पेड़ नहीं काट सकते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए समझदारी से चलना होगा। तो इसके लिए हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी बनाया गया है। आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रन टू स्टार्ट